हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिल और आज होम्योस्टेटिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। होम्योस्टेटिक्स का मतलब होता है कि जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है उसे कांस्टेंट बनाए रखने को ही हम होम्योस्टेटिक्स कहते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट्स के क्या मतलब है? इंटरनल एनवायरनमेंट्स का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारी सेल रहती है, और ये फ्लूइड जो है हमारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? जैसे ब्लड आ जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाता है। बॉडी में हर एक चीज़ की फिजियोलॉजिकल लिमिट होती है। जैसे ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसका पीएच होता है 7.4, तो ये इसकी लिमिट है। अगर ईसीएफ का पीएच जो है वो 7.4 से कम हो जाता है तो वो एसिडिक हो जाएगा। तो उसका मीडियम, ईसीएफ का मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और जैसे ही उसका मीडियम एसिडिक होगा, जो सेल्स है वो सेल्स डेड होना शुरू हो जाएगी। और अगर इसका पीएच 7.4 से कम हो जाता है, उसको वापस से 7.4 करने को ही होम्योस्टेटिक्स कहते हैं। तो होम्योस्टेटिक्स क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या था हमारी बॉडी का? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन विच सेल्स लिव। इट इज़ द फ्लूइड आउटसाइड द सेल एंड इट्स कॉन्स्टेंटली मूव थ्रू आउट द बॉडी। इट इंक्लूड्स ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि बॉडी में ना हर एक चीज़ की फिजियोलॉजिकल लिमिट होती है, तो देयर आर फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। इफ इंटरनल एनवायरनमेंट डिविएट्स बियॉन्ड द फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, बॉडी सफ़र फ्रॉम malfunction and dysfunction and bring back its to normal is homeostasis। तो होम्योस्टेटिक्स का क्या मतलब हुआ कि शरीर में अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उस एबनॉर्मेलिटी को वापस से नॉर्मल कर देने को ही होम्योस्टेटिक्स कहते हैं। होम्योस्टेटिक्स के कंपोनेंट क्या है? होम्योस्टेटिक्स जो है एक रेगुलेटिंग डिवाइस की तरह हमारे बॉडी में वर्क करता है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। हम एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमारी बॉडी नॉर्मल है, ठीक है। अगर बॉडी में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है या कोई भी डिविएशन होता है, तो जो सेंसर होता है या डिटेक्टर होता है उस डिविएशन को डिटेक्ट करता है और उस इन्फॉर्मेशन को वो कंट्रोल सेंटर को भेज देता है। उस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर को भेज देता है। कंट्रोल सेंटर फिर इफेक्टर को कमांड देता है कि उस डिविएशन को आप करेक्ट करो, और फिर इफेक्टर जो होता है उस डिविएशन को करेक्ट कर देता है या उस एबनॉर्मेलिटी को करेक्शन करता है उस एबनॉर्मेलिटी में, और फिर बॉडी वापस से नॉर्मल हो जाती है। तो जो ये है, ये एक साइक्लिक मैनर में वर्क करता है और ये होम्योस्टेटिक्स के कंपोनेंट है। होम्योस्टेटिक्स के 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला था हमारा सेंसर या डिटेक्टर जिसे हम कहते हैं। इसका काम क्या था? विच रिकग्नाइज द डिविएशन। दूसरा फंक्शन क्या था? दूसरा कंपोनेंट क्या था? ट्रांसमिशन ऑफ दिस मैसेज टू द कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर उसे कैसे भेज देता? उस इन्फॉर्मेशन को इफेक्टर को भेज दे रहा था। तो ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर टू द इफेक्टर। और इफेक्टर का वर्क क्या था? इफेक्टर विच करेक्ट द डिविएशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ होम्योस्टेटिक सिस्टम। अभी हम समझते हैं कि होम्योस्टेटिक सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के जो सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इनके अंदर इन्हें नॉर्मल बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है होम्योस्टेटिक सिस्टम। अगर इनमें कोई भी चेंजेस आ जाता है तो जो इफेक्टर होता है, इफेक्टर उसे वापस नॉर्मल करने की कोशिश करता है। ये 2 तरीके से करता है। पहला तरीका क्या है कि जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस हुए हैं या सिस्टम में जो भी चेंजेस आया है उस चेंजेस को रोक देता है या उसे रिवर्स कर देता है। और दूसरा तरीका क्या है कि हमारे सिस्टम में जो भी चेंजेस आया है उसे वो सपोर्ट करता है और उन चेंजेस को एक्सेलरेट कर देता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और ये सब जो होता है ये फीडबैक के अनुसार होता है। 2 तरह के फीडबैक होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक। Homeostatic mechanism in the body is responsible for maintaining the normalcy of various body system. Whenever there is any changes in behavioral pattern of any system, the effector bring back the normalcy, either by the inhibiting and reversing the changes or by the supporting and accelerating the changes depending upon the requirement of the situation.
दिस इज़ अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ फीडबैक सिग्नल्स। फीडबैक्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक में जो भी चेंजेस आए हैं उन्हें या तो रोक दिया जाता है या उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। नेगेटिव फीडबैक अरेस्ट द चेंजेस और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज। एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी बॉडी में जो थायरोक्सिन का लेवल है वो नॉर्मल है। अगर थायरोक्सिन का लेवल जो है बॉडी में कम हो जाता है या थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, तब क्या होता है कि जो TSH है, TSH का सिक्रेशन बढ़ जाएगा और TSH का जैसे ही सिक्रेशन बढ़ेगा तो जो थायरोक्सिन है वो थायरोक्सिन इंक्रीज हो जाएगी और एक वो अपना नॉर्मल लेवल अटेन कर लेगी। जो थायरोक्सिन का नॉर्मल लेवल होता है उसे वो अटेन कर लेगी। इसी तरीके से जैसे ही थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाता है तो जो TSH है, TSH का सिक्रेशन कम हो जाता है या रुक जाता है, जिससे क्या होता है कि जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम होने लग जाता है और वो नॉर्मल लेवल को अटेन कर लेती है। दूसरा एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस बना रहता है। अभी बॉडी में वाटर कंटेंट का जो लेवल है वो नॉर्मल है। अगर वो लेवल कम हो जाता है यानी कि डिक्रीज वाटर कंटेंट, अगर वाटर कंटेंट क्या होता है कम हो जाते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है, सबसे पहले हमें प्यास लगती है, ठीक है, और जैसे हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, वाटर का इंटेक कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, ठीक। और दूसरा क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के अंदर जो रिसेप्टर्स रहते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स जिन्हें कहते हैं, तो जो हाइपोथैलेमस के जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो उन्हें स्टिमुलस मिलता है। उन्हें जैसे ही स्टिमुलस मिलता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे ADH का सिक्रेशन करवाने लग जाता है। क्या करता है कि ADH का सिक्रेशन को बढ़वा देता है। ADH का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ADH का सिक्रेशन जैसे ही बढ़ता है फिर क्या होता है कि ADH जो है किडनी से कहता है कि भाई आप पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा दो, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरा क्या है कि अगर बॉडी में जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा हो गया तो वहाँ भी दो ही चीज़ होनी है। पहली, हमें कोई प्यास नहीं लगती, और हमें कोई जब प्यास नहीं लगती तो हम पानी भी नहीं पीते, हम वाटर इंटेक नहीं करते। और दूसरा क्या है कि जो ऑस्मो रिसेप्टर थे हाइपोथैलेमस के, उन्हें स्टिमुलस नहीं मिलता, और उन्हें स्टिमुलस नहीं मिलता तो जो ADH का सिक्रेशन है वो ADH का सिक्रेशन कम हो जाता है। और ADH का सिक्रेशन कम हो जाता है तो किडनी क्या करती है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन था वो भी कम करने लग जाती है। तो किडनी क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम करने लग जाती है, जिससे क्या होता है जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर था वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है और बॉडी वापस से नॉर्मल वाटर कंटेंट लेवल पे आ जाती है। दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक की कंपैरिजन में बहुत कम होता है। पॉजिटिव फीडबैक इमरजेंसी केसेस में होता है, और पॉजिटिव फीडबैक में होता ये है कि जो हमारे सिस्टम में जो भी चेंजेस आए थे उसे उसकी जो इंटेंसिटी थी बढ़ा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव फीडबैक की तरह इसमें उसे रोक दिया जाता है या उसके चेंजेस को रिवर्स कर दिया जाता है, नहीं। पॉजिटिव फीडबैक में होता ये है कि जो भी चेंजेस हुए हैं उसे एक्सेलरेट कर दिया जाता है, उस चेंजेस को एक्सेलरेट कर दिया जाता है। पॉजिटिव फीडबैक इज लेस कॉमन देन नेगेटिव फीडबैक, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पार्चुरेशन का एग्जाम्पल है। जो फीटस है वो यूट्रस में होता है। यूट्रस में अब जैसे ही लेबर पेन होता है, तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ होने लग जाता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने की वजह से जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फीटस है वो सर्विक्स में आ जाता है, और जो सर्विक्स में आने लग जाता है, जैसे ही जो फीटस है सर्विक्स में आने लग जाता है तो जो रिसेप्टर्स होते हैं सर्विक्स में वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन या इम्पल्स भेजना शुरू कर देते हैं। हाइपोथैलेमस फिर क्या करता है, फिर वो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, जिससे कि दोबारा से यूट्रस का जो है कॉन्ट्रैक्शन हो और जो फीटस है वो धीरे धीरे सर्विक्स में आना शुरू हो जाए। ऑनसेट ऑफ लेबर पेन जैसे ही होता है ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने लग जाता है, उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस की होने की वजह से मूवमेंट ऑफ द फीटस इनटू द सर्विक्स, जो फीटस है वो सर्विक्स में मूव होने लग जाता है। डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स डायलेट होने लग जाएगी। मूवमेंट ऑफ द फीटस थ्रू द सर्विक्स, जैसे ही मूवमेंट हो जाती है, सर्विक्स में मूवमेंट होने लग जाती है फीटस की, वहाँ क्या होता है कि स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर इन सर्विक्स, जो रिसेप्टर्स थे सर्विक्स में उन्हें स्टिमुलस मिलता है और वो क्या करते हैं, वो इम्पल्स भेजते हैं, वहाँ से फिर वो इम्पल्स भेजते हैं, डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर्स, और वो इम्पल्स कहाँ जाता है, हाइपोथैलेमस में, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टू हाइपोथैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और फिर वो ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, दोबारा से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। थैंक यू गाइस, यहाँ हमारा ये होम्योस्टेटिस वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।